जैसा आप बता रहे थे कि काफी सारी आपके पास हॉरर स्टोरीज भी है, हाँ जी। तो आप कोई शेयर करना चाहो। राधा की शादी होती है, नहीं, उसका हस्बैंड एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता होता है, अच्छा। एक मैनेजर के उसमें, तो अपने काम में बहुत अच्छा था। एक मैनेजर का भी मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये इतना जल्दी क्यों ग्रो कर रहा है। वो दिखाता बहुत अच्छा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत सोचता हूँ सबके बारे में, लेकिन मन ही मन वो उसके हस्बैंड से बहुत नफरत करता था। उसके हस्बैंड का नाम था राजेश, तो वो राजेश से बहुत चिढ़ता था कि भाई चाहता ही नहीं था कि वो ग्रो करे। उसको लग रहा था कि किसी दिन ये सीनियर मैनेजर भी बन गया तो वो एक प्लान बनाता है। तो वो उसको बोलता है राजेश को कि तुम्हारी अभी भी नई शादी हुई है, तुम अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम आओ। कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा खर्चा मैं दूंगा, तुम्हारे रहने से खाने का आने जाने का सब कुछ मैं दूंगा। और वो अपनी पर्सनल गाड़ी भी दे देता है उसको। अच्छा। हाँ, तो वो मान जाता है, भाई इससे अच्छी क्या चीज है, अपनी गाड़ी मिल रही है उसको। अब वो अपने घर आता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि जल्दी से पैकिंग कर लो राधा, हमें ना निकलना है, हम ना हमें को परमिशन मिल गई है और मेरे सर ने मुझे गाड़ी भी दे दी और सारा खर्चा भी वो उठा रहे हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं कहीं अच्छी जगह पे। तो फिर क्या होता है, तो वो निकलते हैं अपने घर से, तो कुछ दूर पे पहुंचते हैं, एक पुल था। जैसे जब वो अपने घर पहुंचा था, राजेश जो उसका मैनेजर था, उसने उसके ब्रेक फेल करा दी थी। तो क्या है कि उसकी गाड़ी ना डिसबैलेंस हो गई, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, ऑब्वियसली चल रही है गाड़ी, स्पीड पे थी, तो वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती है तो वो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे कि आप किसी की रीडिंग कर रही हो और अगर उसके साथ कोई एंटिटी है तो वो आपको दिखी हो, या उसने रात को सपने में आके या रात को आपके साथ कुछ अपना वजूद दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हो? हाँ हुआ है। क्लाइंट था, हमारी जूम मीटिंग होनी थी संडे को। अब ना उसके घर में ना बार बार कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे ही वो कनेक्ट करने की कोशिश करे, कभी उसका नेट चला जाए, फोन खराब हो गया, ठीक है, वो एनर्जी चाह रही थी कि मेरे तक वो पहुंच ना सके। तो फिर वो किसी तरीके से, मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने खुद कॉल किया उसको, तो मेरे सपने में एक बहुत ही भयानक लेडी आई। उसका चेहरा जला हुआ था, शेडो टाइप में थी, उसका सिर्फ मुझे फेस दिख रहा था, बाकी वो सब शेडो में। तो उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की और मैं हाथ मार रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट अवेलेबल है जिनका नाम नवदीप है, और ये आकाशिक रीडर भी हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज भी रही हैं। तो नवदीप जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ये आकाशिक रीडिंग होती क्या है? आकाशिक रीडिंग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें आपका प्रेजेंट से लेके आपके पास तक का सब कुछ रिकॉर्ड होता है उसमें। ठीक है। अब जैसे कि आपको जानना है कि आपकी लाइफ में इतने स्टकनेस क्यों है, मतलब फॉर एग्जांपल आप बीमार रहते हैं, ठीक है, तो आपने सब कुछ करा लिया, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, लेकिन बार बार फिर से बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको जानना है कि ऐसा क्या रीज़न है कि मैं इतना बीमार पड़ता क्यों हूँ। मैं तो अपनी डाइट भी अच्छे से लेता हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छे से करता हूँ, ऐसा क्यों है, मतलब मेरे साथ कहीं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं हो रखा। तो आप मेरे पास आए, तो सबसे पहले मैं आपका ऑरा स्कैनिंग करूँगी, ठीक है। ऑरा स्कैनिंग से मुझे पता चलेगा कि आपके अंदर कहाँ ब्लॉकेज है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँगी आपकी परमिशन से। तो सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट लाइफ देखूँगी। अगर मुझे उसमें कहीं ब्लॉकेज लगती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कोई बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो कि आपको ट्रॉमेटाइज कर गई है मेंटली, तो जिसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो रह जाता है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई थी जो कि अभी तक आपका माइंड नहीं भूल पाया है। तो वो क्या है कि आपको उस चीज़ से तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेट गो करो या साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलता तो मैं आपकी पास्ट लाइफ में जाऊँगी। पास्ट लाइफ में आपकी बुक्स ओपन होंगी कि आपको कहाँ दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ये प्रॉब्लम थी, तो आप इसका सोल्यूशन करो, ठीक है। मैं कुछ एक सोल्यूशन बता देती हूँ लोगों को, लेकिन अगर जैसे कुछ नेगेटिव एंटिटी है, डार्क एनर्जी आपके पास से चली आ रही है, तो फिर उसका आपको इलाज करवाना पड़ता है। बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, आपको पता है, तो आप वहाँ इलाज करा सकते हैं। आकाशिक रीडिंग फ्यूचर नहीं बता सकता, बस आपको गाइड कर सकता है कि आपको इस पाथ पे चलना है। बाकी डिसीजन सारे आपके होंगे। वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बता सकता है, प्रॉज एंड कॉन्स बता सकता है कि आप जो रास्ता चूज करोगे वो कैसा रहेगा आपके लिए। बाकी डिसीजन सारे आपके होंगे, राइट। तो इसमें जैसे आपने बोला कि पास में लेके जाते हैं, तो वो उसका प्रोसेस क्या रहता है? हिप्नोटाइज करते हो आप या कैसे लेके जाते हो? हम मेडिटेशन उसमें जाते हैं और हम बुक्स ओपन करते हैं, तो हमें आपकी पास्ट लाइफ नज़र आती है। फिर जैसे एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी एक मूवी टाइप चलती रहती है, तो उस तरीके से हम
पता लगाते हैं। अच्छा, मतलब आप खुद देखते हो, सामने वाले का कोई रोल नहीं होता नहीं, उसमें, आप हम देखते मेडिटेशन हैं, में। हाँ मेडिटेशन। तो आप इस फील्ड में मतलब कैसे आए? मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल कनेक्टेड हूँ, आई एम सॉरी, स्पिरिचुअल कनेक्टेड हूँ। और मेरे को पास्ट लाइफ से भी कुछ ब्लेसिंग्स मिली है माँ की, जिससे कि मुझे चीज़ें फील हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा, मेरे साथ पास्ट में काफ़ी चीज़ें दिक्कत हुई हैं मुझे। जब भी आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हो ना, जैसे स्पिरिचुअल फील्ड में आप बढ़ते हो, तो आपने कुछ ना कुछ फेस किया होता है या फेस किया होता है अपनी लाइफ में। तो आप सोचते हो कि मुझे स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसका मुझे जवाब चाहिए था, जो मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। फिर मेरे को पता चला कि आकाशिक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने पास्ट लाइफ भी देख सकते। तो मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मैं सिर्फ अपनी बुक्स खोलूँगी और मुझे जानना है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है, या मेरे से ऐसी कहाँ कुछ रह गई है कमी जो मुझे फेस करनी पड़ रही है इस लाइफ में। तो वो मैंने देखी है अपनी। फिर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बने कि मैं फिर लोगों की भी करने लगी, हेल्प करने लगी लोगों की। पहले तो यही था कि मुझे सिर्फ मेरी हेल्प करनी है, ऐसा मुझे, मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे आकाशिक रीडर बनना है या मुझे लोगों की, पब्लिक की हेल्प करनी है। मेरा खुद के लिए था। लेकिन होता है, कहते हैं ना कि जो लिखा है हमारी किस्मत में वही हमें करना पड़ता है। मुझे डेस्टिनी ले जाती है अपने आप। ये मुझे चुना गया है, मैं खुद से नहीं आई हूँ मुझे चुना गया है, तो मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं इस चीज़ में, मास्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ मास्टर्स नहीं है ना, तो आप गलत डिसीजंस भी ले लेते हो, ठीक है। आपको राह भटक जाते हो। आपने देखा कुछ अपने उसमें, अपने मेडिटेशन से आपने कुछ और देखा, लेकिन आपने समझ कुछ और लिया, तो वो बैकफायर कर जाती चीज़ें। तो आपके मास्टर्स का, गुरुओं का होना आपके साथ ज़रूरी है। तो वो आपको पीछे आपकी प्रोटेक्शन में खड़े रहते हैं। बाय चांस किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनकी ना नेगेटिव एनर्जी थी, वो ना उनके एब्डोमेन में बैठी हुई। अच्छा। ठीक है, एब्डोमेन में उन्होंने कर रखा था। लेकिन जैसे कि जब पहले ऑरा स्कैनिंग करते हैं, तो मुझे ना यहाँ पे बड़ा अजीब सी कुछ नेगेटिव चीज़ दिखाई थी। मेरा हाथ मतलब ऐसा हो रहा था, मेरे को पेन होना स्टार्ट हो गया जब मैं उनका देख रही थी। तो फिर मैंने देखा, रिकॉर्ड्स ओपन किए, तो पता चला कि उनके अंदर एक नेगेटिव, उनके ऑरा में, उनके रूट चक्रा में नेगेटिव एंटिटी है, और जो कि बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस ना मैं मतलब वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी मतलब ऐसा था कि वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ हेल्प कर दो और ये सब कर दो। मतलब मैंने बहुत जगह दिखाया, मुझे कुछ पता नहीं चला। जैसे घूमते हैं लोग काफ़ी जगह, कहीं उसको सोल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने उनको अपने गुरुजी के पास भेजा, अच्छा। ठीक है। उनके पास भेजा, उन्होंने उसकी हीलिंग करी, तो फिर आज वो ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होता है जब आप किसी का देखते हो, पास्ट लाइफ देखते हो या उसके प्रेजेंट लाइफ देखते हो, हाँ, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस पहले आप मेरे तक आओ, मेरे को मेल करो या फिर मेरे को व्हाट्सअप करो। मेरा इंस्टा आईडी भी है, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी मैसेज कर सकते हो। तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंटमेंट के बाद एकदम से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, क्योंकि शेड्यूल देखना पड़ता है, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद आपसे मेरी जूम कॉल पे बात होती है, जूम कॉल होता है। तो उस पे मैं उनको मतलब पहले उनका ऑरा स्कैनिंग करती हूँ वीडियो कॉल से ही। उसके बाद मैं उनका फिर उनसे परमिशन लेके उनके रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप ये चीज़ देख रहे हो, तो किसी एनर्जी ने, नेगेटिव एनर्जी ने आपके ऊपर अटैक करा हो या आपको हार्म पहचानने की कोशिश करी हो? ऑब्वियसली किया है कई बार, जैसे कि वो मैं आपको बता रही थी, वो नेगेटिव, उस लेडी के अंदर जो नेगेटिव एंटिटी थी, उसने मेरे को उसी जगह पे हार्म करने की कोशिश की। मुझे भी थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा। लेकिन हम जब भी बैठते हैं अपने उस आसन पे, तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। प्रोटेक्शन हमें ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता ही होगा, आप भी इस फील्ड से, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, अपने घेराबंदी करना ज़रूरी है। अगर आप प्रोटेक्शन लेके नहीं चलोगे तो आपके ऊपर कोई भी एंटिटी हावी हो सकती है, ठीक है। और मास्टर्स का साथ है हमारे साथ, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है।
लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ईविल स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा ईविल डार्क एनर्जी है, तो वो फिर किसी भी हद तक जा सकती है। तो जैसा आप बता रहे थे कि काफ़ी सारी आपके पास हॉरर स्टोरीज भी है, हाँ जी, तो आप कोई शेयर करना चाहो? हाँ जी। तो एक स्टोरी है मेरे पास, ये मेरे एक क्लाइंट ने मेरे साथ मुझे बताया था। तो इसमें क्या है कि आपने सुना होगा जो अमावस्या का दिन होता है, हाँ। वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है नेगेटिव एंटिटीज़ के लिए और साधनाओं के लिए, जो डार्क एनर्जीज की साधना करना चाहते हैं। उस दिन अंधेरा कितना होता है, और उस दिन रहस्यमयी कितनी चीज़ें इस ब्रह्मांड में घूमती रहती जिसका आज तक किसी को पता भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना सा दिन होता है ये, जिस दिन हर चीज़ बहुत, ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत पावरफुल होती है। तो कहते हैं कि किसी दिन अगर इस दिन किसी की साधना करो ना, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, आपको 10 गुना फल मिलता है एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल डेज। ठीक है, तो एक लेडी है, उसका नाम राधा है। तो वो, उसकी शादी हुई होती है, रिसेंटली शादी हुई होती है उसकी। तो उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है। अच्छा। उसको भी मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन समहाउ वो बच जाती है। तो वो एक ना, वो दिन वो चुनती है, अमावस्या का दिन, और उस दिन ना वो सोचती है कि ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है साधना का। तो वो एक बहुत घने जंगल में जाती है, मतलब बहुत ही डार्क जंगल था, मतलब वहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं था। जंगल तो जैसे आपको पता है कितने बड़े और वैसे होते हैं, तो वो बीचों बीच पहुंच जाती है। उस जंगल में जानवर वगैरह सब थे। तो वो क्या करती है, एक कुंड बनाती है। हाँ। ठीक है, उसमें वो लकड़ी इकट्ठी करती है जंगल से, और उसमें आग जलाती है। अपने साथ वो पूरी सामग्री ऑलरेडी ला रखी होती है उसकी। तो बैठती है, साधना करती है, कुछ जाप करती है, जो भी उसको पता था उसने वो सब किया। अब जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती जा रही है, उसको ना मतलब कि जंगली जानवरों की आवाज़ बहुत सुनाई दे रही है। अच्छा। मतलब जैसे कि भेड़िया हो गया, सियार हो गया, डॉगी हो गया, इन सब की आवाज़ें आ रही है, और बहुत ही अजीब क्रीपी सी साउंड उसको सुनाई दे रही है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लीन होती है अपनी साधना में, उसको उतना ज़्यादा डर नहीं लगता, ना वो इतना ध्यान देती है। लेकिन जैसे जब कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे जब हम साधना में उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल एक फेदर की तरह हो जाती है, वो थोड़ा सा ऊपर उठने लग जाती है, मतलब तैरने लग जाती है। तो इस तरीके से उसकी बॉडी हो गई थी, वो मतलब 1 फुट ज़मीन से थोड़ा सा उठ गई थी, और थोड़ा उसकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई थी। तो अब लोग कहेंगे कि उठ कैसे सकते हैं ऐसे हवा में। आप देखना, आज के टाइम में भी वो ऋषि मुनि हैं जो कि कितनी कड़ी तपस्या करते हैं, और सालों साल उसी पोजीशन में रहते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है, आपके ऊपर है आप साधना कैसी करते हो, मानो ना मानो वो आपकी बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। तो जैसे जैसे रात भी बढ़ती जा रही थी, जो कहते हैं ना, जब जैसे 12 से 3 बजे का टाइम बहुत डार्क होता है, अमावस्या का तो वैसे ही पूरा रात डार्क होती है। और उस दिन 12 से 3 बजे तक का समय होता है साधना का। ठीक है, उस बीच वो करती है, और उसकी साधना पूरी हो जाती है। तो जैसे ही उसकी साधना पूरी होने वाली होती है, एक बहुत ही एनर्जी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक आसमान से कुछ गिर के, जैसे एक ना गोला, आग का गोला गिरा हो धरती पे। अच्छा। ठीक है, इतनी पावरफुल एक एनर्जी वहाँ आती है, और उसको मतलब उसके अंदर समा जाती है वो। तो उससे उसको बहुत पावरफुल चीज़ महसूस होती है कि मेरे पास अब मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इससे इसका ये मतलब है कि उसकी जो साधना जो उसने स्टार्ट की थी वो पूरी हो चुकी है। अच्छा। उसने जो चाहा था उसको मिल गया। तो अब इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी मैं सुना देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, राधा की शादी होती है नई, अपने हस्बैंड के साथ वो रहती होती है। उसका हस्बैंड एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता होता है। अच्छा। ठीक है, एक मैनेजर के उसमें पोस्ट पे। तो अपने काम में बहुत अच्छा था, बहुत ही सिंसियर बंदा था, इतना भोला भाला सीधा सा लोग इंसान था, इंट्रोवर्ट टाइप था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, बस अपने काम से मतलब था, और अच्छी तरह ग्रो हो रहा था। उसने अपने ये जो जॉब स्टार्ट करी थी बहुत लोअर लेवल से स्टार्ट की थी, और आज वो बढ़ते 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 मैनेजर बन गया है। ठीक है, एक मैनेजर का भी मैनेजर होता है सीनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर
उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये इतना जल्दी क्यों ग्रो कर रहा है। वो दिखाता बहुत अच्छा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत सोचता हूँ सबके बारे में, लेकिन मन ही मन वो उसके हस्बैंड से बहुत नफरत करता था। उसके हस्बैंड का नाम था राजेश। अच्छा। ठीक है, तो वो राजेश से बहुत चिढ़ता था कि भाई चाहता ही नहीं था कि वो ग्रो करे। उसको लग रहा था कि किसी दिन ये सीनियर मैनेजर भी बन गया तो मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह जाएगी। तो उसको इस चीज़ का डर था। तो उसका जो मैनेजर था, सीनियर मैनेजर, तो वो एक प्लान बनाता है। तो वो उसको बोलता है राजेश को कि तुम्हारी अभी भी नई शादी हुई है, तुम अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम आओ। तुम जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने लीव ही नहीं ली है कोई भी, तुम कहीं जा ही नहीं रहे, अपनी वाइफ को कहीं घुमा लाओ। तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और तुम दोनों को साथ में टाइम बिताने का भी मौका मिल जाएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा खर्चा मैं दूंगा, तुम्हारे रहने से खाने का आने जाने का सब कुछ मैं दूंगा। और वो अपनी पर्सनल गाड़ी भी दे देता है उसको। अच्छा। हाँ, कहता तुम मेरी पर्सनल गाड़ी ले जाओ और अपना घूमो, कम से कम 15 दिन में आना। तो वो मान जाता है, भाई इससे अच्छी क्या चीज़ है, अपनी गाड़ी मिल रही है उसको, अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपॉर्चुनिटी मिल गई, सब कुछ रहने खाने का, उसको खर्चा उसका बैंक दे रहा है और उसे क्या चाहिए, सबसे बढ़िया छुट्टी मिल रही है उसको। तो अब वो अपने घर आता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि जल्दी से पैकिंग कर लो राधा, हमें ना निकलना है, हम ना हमें को परमिशन मिल गई है और मेरे सर ने मुझे गाड़ी भी दे दी और सारा खर्चा भी वो उठा रहे हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं कहीं अच्छी जगह पे। तो राधा भी खुश हो जाती है क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी उसको राजेश को टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो तो शादी के तुरंत बाद ही अपना उसने बैंक ज्वाइन कर लिया था। तो फिर क्या होता है कि वो जा रहे होते हैं, ठीक है, वो पैकिंग वैकिंग करके रात में निकल लेते हैं। वो कहीं हिल स्टेशन पे जाने की सोच रहे थे, तो वो निकलते हैं अपने घर से। तो कुछ दूर पे पहुंचते हैं तो उनके ना मतलब उनके घर के से थोड़ा सा आगे चल के एक पुल था। ठीक है, एक पुल था। तो उसने क्या किया, जैसे जब वो अपने घर पहुंचा था राजेश, तो जो उसका मैनेजर था उसने उसके ब्रेक फेल करा दिए थे गाड़ी के। मतलब पहले ही करवा रखे थे। पहले ही करवा रखे थे। ठीक है, नहीं पहले नहीं, क्योंकि बैंक से तो वो अपने घर पहुंचा था ठीक ठाक। फिर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने किसी तरीके से घर उसके पहुंचने के बाद ब्रेक फेल करा दिया। मतलब जब वो घर से निकला उससे पहले। हाँ, उससे पहले ब्रेक फेल करा दिया। तो क्या है कि उसकी गाड़ी ना डिसबैलेंस हो गई। क्या डिसबैलेंस हो गई और ब्रेक नहीं लग रहे हैं, ऑब्वियसली चल रही है गाड़ी, स्पीड पे थी, तो वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती है तो वो एक पेड़ से टकरा जाती है। वो जैसे होता है ना, एक पेड़ ऐसे झुका होता है और उस पर टिक गई गाड़ी, नीचे नहीं गिर रही और झुकी हुई है। तो मतलब वो बच जाते हैं, जब गिरने के बाद ही बच जाते हैं। उस टाइम वो जिंदा थे। तो वो ऊपर से वो पुल पे से उसको 2 आदमी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक बोरा होता है, खूब बड़ा सा होता है और उसके अंदर पत्थर होते हैं। तो वो दोनों मिलके वो बोरा पत्थर का उस गाड़ी के बोनट पे गिरा देते हैं। अच्छा। ठीक है, वो गाड़ी नीचे गिर जाती है। जो राजेश होता है वो तो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। लेकिन राधा ने उसके मैनेजर को पहचान लिया होता है, क्योंकि फोटोज वगैरह देखती थी, उसकी नज़र चली गई थी वहां पे ना। तो वो देख लेती है कि इसके मैनेजर का किया धरा है और मैनेजर का अकाउंटेंट है, ये दोनों खड़े खड़े हंस रहे हैं। वैसे तो इनका पूरा प्लान था कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएंगे तो एक्सीडेंट में वैसे ही मर जाएंगे। तो ये वहां देखने गए थे कि भाई सब जैसा हमने सोचा था, प्लान किया था, वैसा हुआ है कि नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ नहीं, तो इन्हें फिर जल्दबाजी में यही स्टेप उठाना पड़ा, उनको पत्थर गिराने पड़े बोरी से बड़े बड़े। तो फिर वो जाके गाड़ी नीचे गई और उसको बहुत चोट आती है, राजेश को सर में उसका चोट लगती है, ब्रेन हैमरेज जिसको हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या है, राधा चेहरा तो देख लेती है, अब वो अपनी निकलती है, किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकलती है। अब ये चीज उसका मैनेजर नहीं देख पाया था कि भाई राधा बच गई है। अच्छा। वो देख ही नहीं पाया था उसको। तो उस जंगल में ना कुछ कबीले वाले रहते थे, मतलब कबीलों वालों का आज भी है, रहते हैं किसी किसी जंगल में, जो कि छुपके, जैसे उनकी एक कम्युनिटी पूरी, वो जंगली कम्युनिटी के लोग होते हैं। ठीक है, तो वो थे वहां पे। तो उन्होंने उसकी जान बचा ली, राधा को कम से कम 1 हफ्ते बाद होश आया था। चोटें उसको भी बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन क्या है, कबीले वालों के पास जड़ी बूटियों का ये सब ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वो अपने पास ले गए उसको
और उसकी देखभाल करी, उसकी मरहम पट्टी करी। तो राधा क्या है कि राधा को 1 हफ्ते बाद होश आया। अब राधा से पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या हुआ था, तुम ऐसे कैसे गिर गई, तुम्हारा ये कौन था जो एक्सपायर हो गया। तो राधा अपनी पूरी रोते रोते कहानी बताती है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चला था कि उसके हस्बैंड, उसको तो पता भी नहीं था उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसने तो बस ये देखा था कि हस्बैंड बेहोश है, और वो भी किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकल के वो भी बेहोश हो जाती है, उसको बचा लिया जाता है फिर। ठीक है। तो बताती है मेरे हस्बैंड के साथ मैं ऐसे ऐसे हनीमून पे गई थी, और हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, और हम ऐसे पेड़ से के किनारे पे टिक गए थे। तो पीछे से मैंने देखा 2 आदमियों ने ऊपर से बोरी में पत्थर डाल के हमें गिराने की कोशिश की, और गाड़ी गिर गई और मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए, और मैं भी बेहोश हो गई थी बाहर निकल के। कह रहे उस समय मैंने चेहरा देख लिया था, जो कि उसके मैनेजर का था। अच्छा। मैनेजर था साथ में और अकाउंटेंट था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शायद मैं बच गई हूँ, वरना वो मुझे भी मारने की कोशिश करेंगे। तो वो कबीले वाले बताते हैं, कहती हमने तुमसे पहले तुम्हारे हस्बैंड को भी देखा था, लेकिन वो तुरंत दम तोड़ चुके थे, वो मतलब नहीं रहे। तो राधा ये सुन के पूरी टूट जाती है, उसको लगता है कि हस्बैंड इधर ही कहीं होंगे, उनका भी इलाज चल रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। नई नई शादी हुई थी और हस्बैंड ऐसे चले गए हैं। तो फिर तो उन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड की बॉडी कहाँ है। तो फिर कह रहे थे कि अगले दिन सुबह पुलिस आई थी और वो बॉडी ले गए थे। और हस्बैंड के ना माँ बाप नहीं होते ना, राधा के होते हैं, दोनों अनाथ होते हैं। ठीक है। तो और दोनों की लव मैरिज हुई होती है, तो कोई आगे पीछे था ही नहीं उनके कि जो उनका क्रिमिनेशन करे। तो पुलिस ने लवारिश लाश के उस पे उसको उसका संस्कार कर दिया। तो ये सुन के राधा और रोई कि भाई लास्ट राइट्स भी ढंग से नहीं मिले मेरे हस्बैंड को। तो बहुत गुस्सा भी करती है, कह रही है मुझे बदला लेना है उससे, मैं बदला लूंगी और अपने पति की मौत का मैं बदला लूंगी। तो कबीले वाले कहते हैं कि भाई वो बहुत पावरफुल आदमी है, अमीर आदमी है, जब वो तुम्हारे हस्बैंड को मार सकता है इतनी साजिश रच के, कौन सोच सकता था कि अपनी गाड़ी दे रहा है और मारने के लिए। अपनी गाड़ी भी गिरवी रख दी ना। हाँ। तो कह रहे कि तुम उसका बिगाड़ नहीं सकती कुछ अकेली। तो कहता है फिर मैं क्या करूं। तो कहता है हम तुझे एक तरीका बता सकते हैं। वो ना कबीले वाले बहुत पावरफुल होते हैं, वो ये चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट भी होते हैं, क्योंकि वो ना पूजा पाठ आध्यात्मिक टाइप के बहुत होते हैं। तो तंत्र उनको विद्या में। हाँ, इन चीज़ों में बहुत होते हैं। तो वो ना बहुत उनके पास एनर्जीज होती हैं जो काम करती है उनके लिए, तभी तो वो अपने कबीले की रक्षा करवाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तुझे एक साधना बता रहे हैं, ये साधना सिर्फ अमावस्या की रात को होती है, और तुझे वो 1 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें तेरे को साधना करनी पड़ेगी, वरना फिर ये समय 20 साल बाद आएगा। अच्छा। तो तेरे पास अगर तू चाहती है कि तू जल्द से जल्द बदला ले, तो तेरे को इसी रात में साधना करनी पड़ेगी। और साधना भी खुद के ऊपर होती है कि तुम्हारा मन कितना मजबूत है, कि तुम कितना दृढ़ निश्चय से वो साधना कर रहे हो। तो वो करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो साधना करती है और सक्सेसफुल हो जाती है, उसको एनर्जीज मिल जाती है। तो ये सब जो साधना के बारे में उन कबीले वालों ने बताया था उसको। तो जो वो साधना थी वो मतलब किस एंटिटी की साधना थी या किस चीज की साधना थी? वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी। अच्छा। ठीक है। हाँ। जिसको रातों रात सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तो उसको सिद्ध हो गई, वो वापस कबीले में जाती है, वहाँ कुछ दिन और रहती है, कुछ और थोड़ी और अपने आप को पावरफुल तपस्या करके और बनाती है। फिर वो ठीक भी हो जाती है, उसके जो घाव वाव थे वो सब भर जाते हैं, और वो पूरी परफेक्ट हो जाती है, मतलब बदला लेने के लिए पूरी सक्षम हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब वो वापस अपनी सिटी में जाती है। ठीक है। सिटी में जाती है, और उसने क्या है कि थोड़ा सा ना अपना गेटअप चेंज कर लिया ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। अब जैसे कि उसके लंबे बाल थे, छोटे कर लिए, और मतलब थोड़ा सा वो चेंज हो गई कि एकदम से इंसान पहचान ना पाए उसको। उसके बाद थोड़ी एनर्जी भी थी, तो उससे भी थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया। अच्छा। ठीक है। जब किसी के पास शक्ति होती है, ठीक है, कि कोई भी तो उसके चेहरे का नूर बता देता है हाँ हाँ। कि ये बंदा कितना पावरफुल है और क्या है। तो उससे थोड़ा सा तो चेहरा बदल गया, थोड़ा सा वो डार्क कलर की हो गई। ठीक है। तो क्या है कि तो वो पहुंचती है वहाँ बैंक में। अब वो भी कुछ तैयारी के साथ जाती है पूरी। अब वो पहुंचती है बैंक में, और वही सीनियर मैनेजर के पास जाती है, उसको बोलती है कि ना मेरे फादर का ना बहुत सारा लिक्विड फंड अटका हुआ है। हाँ।
बाहर की किसी कंट्री के बैंक में, और वो ब्लैक अमाउंट की तरह है मतलब, ठीक है। तो आपको क्या मतलब मेरे को निकलवाने में मेरी हेल्प करो। अब वो तो था लालची और बहुत शातिर भी था, तो अपने अकाउंटेंट को बुलाता है, तो उसको बताता है कि हमारे पास ना एक बहुत अच्छी पार्टी आई है, बहुत करोड़ों का माल है और है ब्लैक, और हमें इसको वाइट करके देना है और निकालने में इसकी मदद करनी है। तो वो कह रही थी मैं कुछ परसेंट आपको भी दे दूंगी। तो वो कहता है ये तो लड़की है, क्या ही पकड़ पाएगी हमें, और ऐसी याद है तुझे हमने राजेश को भी अपने अपने रास्ते से हटाया था, इसको भी हटा देंगे, किसको पता चल रहा है जैसे राजेश का आज तक नहीं बटा। अब उनको ये नहीं पता कि उसी की वाइफ है, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे उसको। तो अब वो बुलाता है अपने अकाउंटेंट को, ये पूरा करते हैं तैयारी। तो क्या होता है कि अब जैसे कि अब वो उसने ना मतलब उसके पास एनर्जीज तो थी, एनर्जीज कुछ भी कर सकती हैं। तो उसने क्या किया, उसने ना एक छोटा सा ट्रांसमीटर और छोटा सा कैमरा उसकी कैबिन में फिट करा दिया। अच्छा, ठीक है, एनर्जी के थ्रू। एनर्जी के थ्रू, ठीक है, ताकि उसको सारी बातें पता चलती रहें, ठीक है, और वो देख भी सके। उसको तो सुन रही है वैसे, वो सुन सकती है, जिसके पास एनर्जी होती है उसको ट्रांसमीटर और उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रूफ कैसे करेगी, कि प्रूफ के लिए तो चाहिए ना कुछ, तो वो करती है, ठीक है, प्रूफ करती है। लेकिन है ना मतलब वो लगा देती है, सारी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, लेकिन किसी तरीके से उसके मैनेजर की नज़र उस पर पड़ जाती है। अब वो ये सोचते ये आया कहाँ से, उन्होंने तो लगाया नहीं, या कहाँ कि नज़र पड़ गई वहाँ से उस पर। तो वो उसको तोड़ देते, फेंक देते हैं, वो पूरा कैबिन चेक करते हैं कहीं और तो मतलब सुराग हो कि मैं जैसे वो कर रहा हूँ, रिश्वत ले रहा हूँ, क्योंकि आधा पैसा वो कुछ परसेंट उसको भी तो दे दीजिए, तो कहीं मैं फंस ना जाऊँ। तो अब वो सोचती है कि ये तो गलत हो गया, मेरे पास तो बहुत अच्छा मौका था इसका पर्दाफाश करने का। तो अब वो सोचती है इसको जान से ही मारना है, अब इसको छोड़ना ही नहीं है। तो क्या करती है, ये जो दोनों होते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और उसका अकाउंटेंट, अपने घर पे बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों होते सीनियर मैनेजर के घर, ठीक है। तो ये दोनों बैठे होते हैं कमरे में, और ये इसकी एनर्जी जाती है वहाँ पे, इसकी एनर्जी वहाँ जाती है, तो किचन की ना गैस की जो होती है ना वो खोल देती है। अच्छा, गैस खोल देती है, उससे सारे घर में गैस हो जाती है। वो ड्रिंक कर रहे थे उस टाइम, तो अपने होश में नहीं थे। तो अब ना किसी एक कोर्स में से कुछ खाने का मन होता है, कुछ भी, तो वो सीनियर मैनेजर जाता है कि चलो मैं कुछ बना लेता हूँ, खा लेते हैं। तो वो जैसे ही वो रेगुलेटर ऑन करता है, धमाका हो जाता है और दोनों जने ऑन द स्पॉट जल के मर जाते हैं। अब होता क्या है, उसकी एनर्जी तो काम कर गई अपना। अब जो राधा थी, राधा आसपास थी उस घर के, अब जो राधा को चाहिए था, उसको जो अपना बदला लेना था, वो पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हो चुका है। तो राधा पुलिस के पास जाती है, अपने आप को सरेंडर कर देती है कि ये सब कुछ मैंने किया है। पहले तो पुलिस विश्वास नहीं करती, एनर्जीज कैसे, मतलब वो लोग नहीं समझेंगे कि एनर्जीज क्या है ये वो। तो वो बताती है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो, मैं उस दिन उसके घर के पास आपको मिलूंगी, और आप इसके बैंक अकाउंट चेक करो कि इन्होंने क्या क्या गबन किया, आपको सब पता चल जाएगा। तो सब कुछ जांच पड़ताल होती है, सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता चल जाता है भाई ये दोनों ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रखे हैं करोड़ों के, जिसका भनक आज तक बैंक को भी नहीं लगा, और उल्टे सीधे धंधे भी ये लोग करते थे, और इसके हस्बैंड को मरवाने के पीछे भी इनका हाथ था, ठीक है। वो सब अगर पुलिस देखना चाहे तो सब पता लगा लेती है। तो वो सब हुआ, पता चल गया। अब होता क्या है, अब ये जो क्लाइंट है मेरी, जो राधा थी, वो एक्चुअली प्रेग्नेंट थी उस टाइम, उसको पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब वो कबीले में थी तब उसको पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो अपने आप को सरेंडर कर देती है, तो अब उसका जो बेबी है वो तो मतलब कुछ दिन उसके पास रहेगा, फिर वो बाहर चला जाएगा। तो उसको सारी कहानी सुनाई गई, राधा ने उसको सब बताया, और वो कबीले वालों के पास भी गया, उन्होंने भी सारी कहानी बताई उसकी। तो वो जो एनर्जी थी ना जो उसको राधा को मिली थी, अब क्या ये चीज़ें भोग पे काम करती हैं, ठीक है। कबीले वालों ने बोला था
साफ बोला था कि तेरी हेल्प तो करेंगी, लेकिन तेरे को इनको टाइम टू टाइम भोग देना पड़ेगा इसको। हाँ ठीक है, ये भोग पे काम करती है, आप कुछ भी भोग दे दो चाहे। ठीक है, तो अब आई डोंट नो उन्होंने उसने किस भोग के ऊपर अपना सौदा किया था। ठीक है, तो अब वो जेल में थी, अब वो भोग कहाँ से दे, वो भोग नहीं दे सकती। अब उस एंटिटी ने उसके माइंड पे कब्जा कर लिया है और वो थोड़ी हो गई मेंटली डिस्टर्ब। राधा। राधा वो मतलब थोड़ा गम में भी थी, अपने हस्बैंड के भी उसमें भी थी, और कुछ जो उसने नेगेटिव एनर्जी की साधना करी वो भी उसने भी उसको उसके ऊपर पूरा अच्छे से उसके दिमाग पे काबू कर लिया। हाँ तो कुछ दिनों बाद उसको जेल से मेंटल असाइलम भेजा गया। हाँ अब वो वहीं पे है। तो अब वो नेगेटिव एनर्जी राधा के पास तो है ही, अब तो जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसके साथ रहेगी, क्योंकि कोई उसके लिए कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, कबीले वाले कुछ कर नहीं सकते, वो इतनी दूर है, वो वहां पे कबीले वालों ने तो पहले ही बोला था कि भाई इसके बैकफायर भी हो सकता है, तो तुम देख लो अपनी शर्त पे। तो अब वो नेगेटिव एनर्जी उसके बेटे को भी सताती। अच्छा। हाँ, उसको भी नजर आती है, उसकी भी बहुत अब उसके बेटे की शादी हो चुकी है और उसको भी बड़ी दिक्कत है, उसको वो बेबी प्लान नहीं कर पा रहे। तब वो मेरे पास आए थे, तब मैंने उनको चीज़ बताई थी। तो अभी राधा अलाइव है या? राधा अभी जिंदा है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी वो मेंटली डिस्टर्ब है बहुत सारे। कहा जाता है ना कि बदले में ना इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी की कब्र खोद रहे हो ना, तो साथ में खुद की भी खुदती है। आप उस आग में इतना जल जाते हो बदले की में कि आपको भी उस आग में जलना ही पड़ता है। ठीक है, बदला लो, लेकिन कानूनी तौर से लो। आपने मतलब कि एंटिटी सिद्ध करी, वो भी नेगेटिव। अब नेगेटिव चीजें तो नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी। आपका काम भले ही कर दिया उसने, आपको आपको इंसाफ भी मिल गया, लेकिन अब क्या इंसाफ करने के बाद अब आप क्या करोगे? ठीक है, अब तो आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो अब उसने उल्टा आपको पोजेस कर लिया, और अब उसके आपके बेटे को भी परेशान कर रहा है, उसकी फैमिली बर्बाद कर रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और आपको अपना कहीं भी आप जाओ और अपना ठीक कर। तो अभी फिर उनका बेटा ठीक है? अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, बस मैंने उनको बता दिया था कि आपके यहाँ ब्लॉकेज है, ये दिक्कत है, अब आप देख लो आपको क्या करना है। मैं कुछ एक सजेशंस देती हूँ, बाकी वो क्लाइंट के ऊपर है कि उनको क्या करना, उनको कौन सा पाथ लेना है। तो ये एक किस्सा। इसमें ये भी है ना कि इन्होंने मतलब अमावस्या की रात में एक ही दिन में साधना कर ली, हाँ, और आध्यात्मिक रूप से वो इतनी ग्रोथ उनकी हुई नहीं होगी जो राधा है, क्योंकि एक दिन में अगर साधना कर भी ली और कोई सिद्धि मिल भी गई तो उसको हैंडल करना इतनी जल्दी तो आएगा नहीं। तो इस वजह से हो सकता है कि वो कंट्रोल कर ना पाई हो। उसने देखो जान ले ली, उसने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन बदले में उसको खुद को भी क्या मिला? हाँ, आने वाली जनरेशन के लिए एक अब प्रॉब्लम उसको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, हाँ अब उसका एक इस दुनिया में कोई आने वाला है, तो उसको बदला छोड़ देना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया, अपना अपना कानूनी तरीके से लड़ती, अपने बच्चे पे ध्यान देती। अब वो बिन माँ का पला है, फादर उसके है नहीं, अनाथालय में पता नहीं कैसे कैसे उसको वो पला बड़ा है। अब उसकी लाइफ शादी के बाद भी ऐसी डिस्ट्रेस में है, तो फिर क्या कर सकते? तो उनके बेटे ने बताया कि वो एंटिटी कभी दिखी है उसे? एंटिटी उसकी वाइफ को दिखती थी। तो मतलब आकृति कैसी है या मतलब एंटिटी है कैसी? वो उसकी वाइफ को पोजेस कर लेती थी, अच्छा। और उसके साथ मतलब उसको बहुत डरती भी थी उसकी वाइफ। रात रात को जागती थी, रोती थी, अपने बाल नोचती थी, और सबसे बड़ी बात वो मतलब कंसीव नहीं कर पा रही थी, अच्छा। बीमार ही रहती थी। अब आप देखना, जो बंदा पोजेस होता है ना, सबसे पहले उसका दिमाग जाता है, सबसे पहले वो चीजें माइंड में हाँ, वो सोचने समझने की शक्ति शक्ति खत्म कर देती है। ठीक है, तो उसके साथ यही हुआ था। हाँ। जैसे उसकी मदर के साथ हुआ था, वैसे धीरे धीरे सिम्टम्स उसकी वाइफ के साथ भी आ रहे थे। तो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि बेबी नहीं प्लान हो रहा था, बेबी कर नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे पोजीशन स्टार्ट हो गया था, रात में उठ जाके उठना, और ऐसी बड़बड़ाते रहना, बाल नोचना। एक दो बार तो उसने अपने हस्बैंड को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा। हाँ, तो फिर किसी ने बताया होगा कि भाई आप ऐसे करके दिखा लो किसी को, तब वो कहते थे हमें उन पे विश्वास नहीं है, तांत्रिक सॉरी ऐसे ओझाओं पे और या फिर इन चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं है। तो हमने सोचा कि एक बार आकाशिक रीडिंग ट्राई कर लेते हैं, कहते एटलीस्ट हमें पता तो चले हमारे ब्लॉकेज कहाँ हैं। तो फिर मैंने उनको सब बताया,
तो उनका थोड़ा सा कुछ पास्ट लाइफ का भी कर्मा था उनकी वाइफ का, जो उन्हें जिसकी वजह से उनके ऊपर पोजेशन हुआ। तो फिर उनको मैंने सब बताया कि भाई आप देख लो एक बार आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है पोजीशन के बाद ना आप आपका ना साइकिक हिल जाता है पूरा। हाँ हाँ। तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हम हमेशा कभी भी ये नहीं कहते कि आपके ऊपर तंत्र बाधा है या कुछ कर दिया एकदम से। जब तक आप डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, सबसे पहले जब आप डॉक्टर से संतुष्ट हो जाओ कि नहीं अभी डॉक्टर वाली तो नहीं है, तब हमारे पास आओ। वरना ऐसे गलत मैसेज आता है, लोग सोचेंगे कि सब कुछ यही लोग हैं, मतलब डॉक्टर डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं, बेमतलब में अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। और जबकि वो ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको डॉक्टर की प्रॉब्लम है, डॉक्टर इसको ठीक कर सकते हैं, दवाइयों से ठीक होगा वो। हाँ मतलब आप कह रहे हो पहले मेडिकल इलाज करवाओ, उसके बाद अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप लोग से कांटेक्ट करें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे कि आप किसी की रीडिंग कर रही हो और अगर उसके साथ कोई एंटिटी है तो वो आपको दिखी हो, या उसने रात को सपने में आके, या रात को आपके साथ कुछ मतलब आपको कुछ अपना वजूद दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हो? हाँ हुआ है। मुझे सपने आते हैं और मैं ज़्यादातर अपना जो काम है वो सपने से ही करती हूँ। ठीक है, क्योंकि आकाशिक रीडर हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे सपने में दिख जाती है। जैसे किसी क्लाइंट का मेरे को करना होता है, तो सबसे पहले मैं उनकी फ़ोटो, नाम, पता ये सब लेती हूँ, फादर्स नेम वगैरह। तो मैं उसके बारे में सोच लेती हूँ या अपने आप ही मुझे सपने आ जाते हैं, आई डोंट नो। तो मुझे कुछ चीज़ें तो सपने से क्लियर हो जाती। तो एक क्लाइंट था, अब ना उसके साथ मीटिंग फिक्स हुई थी, जैसे कि संडे को हमारी जूम मीटिंग होनी थी संडे को। अब ना उसके घर में ना बार बार कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे ही वो कनेक्ट करने की कोशिश करे, कभी उसका नेट चला जाए, कभी अजीब अजीब सी हरकतें उसका कुछ। चलो नेट चला गया वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसका फ़ोन ख़राब हो गया, नेट भी ख़राब हो गया, फ़ोन भी ख़राब हो गया, उसके पास और कोई फ़ोन नहीं है, उसके लैपटॉप में भी प्रॉब्लम आ गई। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई कि वो पहुंच ना पाए मुझ तक। ठीक है, वो एनर्जी चाह रही थी कि मेरे तक वो पहुंच ना सके कि। तो फिर वो किसी तरीके से मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने खुद कॉल किया उसको। तो उसका बीच में एक बार कॉल लगा भी था, वो बोल रहा था कि मैम मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं वो कह रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कहीं। तो कई बार क्या होता है, एनर्जीज उनको रोकती है कि वो मुझ तक ना पहुँच सके, उनको उपाय ना मिल सके, या फिर वो उनको पता ना चल सके कि उनके साथ दिक्कत क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा आपके साथ दिक्कत क्या है, तो आप दवाई कैसे खाओगे? हाँ ये तो है। ठीक है, तो वो उस दिन तो मैंने कहा कि चलो ठीक है हम नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं। तो उसी रात आ, मेरे सपने में एक बहुत ही भयानक लेडी आई। अच्छा। उसका चेहरा जला हुआ था और अजीब सी ब्लैक कलर की थी वो, और शैडो टाइप में थी। उसका सिर्फ मुझे फेस दिख रहा था, बाकी वो सब शैडो में। तो बिल्कुल जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। तो उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। गला पकड़ ले, मैं ना स्लीप पैरालिसिस में चली गई एकदम से। और मैं हाथ मार रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। स्लीप पैरालिसिस में ऐसा ही होता है, हाँ। आप ऐसा लगेगा आप उठ ही नहीं पा रहे हो। तो फिर है ना, मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन हुए। हाँ। गुरुजी के साथ मेरी माता थी, वो दिखे दोनों। दोनों ने पता नहीं ऐसा कुछ किया, तो वो डर के भाग गई, डर गई, मतलब कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत भस्म करो, और मेरे कुछ अधूरे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया, मतलब सपने में, जैसे कि एक कुछ मैं किसी गांव में हूँ और इस लेडी को जला के मारा था इनके ससुराल वालों ने। अच्छा। ठीक है, और ससुराल वाले जो लड़का था मेरे था, जो आया था, जो कनेक्ट हुआ था आपसे? हाँ जो कनेक्ट हुआ था, उसके फोर फादर्स में से था। अच्छा। दादी की परदादी कुछ ऐसे था, उसका बहुत लंबा रिलेशन था। दादी थी, दादी लगती थी उसकी। तो उनको उन्होंने जला के मारा था दहेज के लालच में। ठीक है, और पहले तो क्या होता था, फोन वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, चिट्ठियों के थ्रू बात होती थी, तो किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा। इन्होंने जला के मार दिया, उन्होंने बस झूठ बोल दिया। पहले तो सीसीटीवी कैमरा और इतना कुछ भी नहीं था, तो कि भाई खुद मर गई, जल के मर गई, हमने कुछ नहीं करा, हम तो थे ही नहीं घर पे, हम तो सब बाहर थे, काम पे थे, ये अकेली थी घर में, लगा लिया। तो अब
कर्ज चलता आ रहा है उनकी फैमिली में, अच्छा। ठीक है। अब हर हर पीढ़ी में ना उनकी एक मौत होती है, एक लेडी की जो कि जल के मरती है। हर मतलब वो रिपीट होती रहती है, तो वो सालों से उनका कर्ज चलता है। कर्ज चलता आ रहा है। उसने शराब दिया था कि तुम्हारे घर में कोई बहू टिक नहीं पाएगी। तो कभी इन लोगों ने ठीक करवाने का सोचा नहीं इसी? तो इन्होंने बहुत सोचा, वही मैं बता रही हूँ ना, जैसे ही कुछ कोई आना चाहता था इनके घर पे, उनका उतारा करना चाहता था, उससे पहले ही वो कुछ ना कुछ अनहोनी कर देती थी कि वो बंदा यहाँ तक पहुंच ही मिल ही नहीं पाते थे। मिल ही नहीं पाते थे। तो एक आधा जो मिला वो उसके बस की कुछ थी नहीं, वो कुछ कर नहीं पाया। फिर ये मेरे पास आया, फिर उसने मेरे को बताया, मैरिड था वो, कह रहे कि हमें ना घर में से बहुत जलने की स्मेल आती है, और मेरी वाइफ को तो ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल की स्मेल हमेशा रहती है, केरोसिन या पेट्रोल ऐसे कुछ था, उसकी स्मेल आती रहती है। और मतलब एक बार तो क्या हुआ कि वो इतनी पोजेस हो गई, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और बस आग ही लगाने वाली थी। अच्छा। हाँ, कह रहे एकदम से मैं आ गया, इसलिए बच गई। इस लेवल का पोजीशन मतलब वो लोग फेस कर रहे हाँ, फेस कर रहे थे। अब ये है कि इस जनरेशन में लोग जल्दी से बिलीव भी नहीं करते हैं थे। कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर उनको बताया गया किसी रिलेटिव ने कि भाई एक बार दिखा लो, चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, क्योंकि घर में से एक वाइब अपने आप ही आ जाती है। सास ससुर के साथ जैसे मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे वो हाँ हाँ। लड़का और उसकी वाइफ, तो वो उनको भी ना हल्का हल्का कुछ फील ऐसा होता था कि घर में कोई रात में कोई बाल खोल के कोई लेडी, अच्छा, हाँ, मतलब सास को, उसकी सास को फील होती थी, फील होती थी या दिखती थी? फील होती थी। अच्छा। जो लड़के की माँ है, मतलब जो लड़की पजेस हुई है उसकी सास, अच्छा। ठीक है, उसको फील होती थी कि कोई तो घूम रहा है, और थोड़ा डरती भी थी वो, डर डर का माहौल भी था। तो उन्होंने सोचा एक बार दिखाई लेते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या अब तक कुछ हम ठीक ही हो जाए। तो और फिर उसने लड़के ने काफ़ी कुछ सर्च किया कि कैसे हम पता कर सकते हैं ये वो, और काफ़ी सारे फ्रॉड भी होता है। तो उसने सोचा एकदम से के पास तो नहीं जाएंगे, या किसी भी मतलब जो ये सब करते हैं उसके पास तो नहीं जाएंगे हम, सबसे पहले हम और कोई रास्ता देखते हैं। तो पूजा पाठ उन्होंने स्टार्ट कर दी थी घर में अपना, अच्छे से वो अपनी वाइफ के लिए के नाम से पूजा करते थे, और अच्छे से मतलब नाम लिया उन्होंने भगवान का। तब उनको मेरा पता चला, और तो फिर मैंने देखा और उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपके ना कर्ज है। वही सबसे पहले तो मेरे पे ही उसने अटैक किया, जैसे उस दिन कनेक्ट नहीं हो पाए थे। अगले दिन जब मेरे को उस रात सपना आया तो मुझे थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आए थे, ठीक है। मैंने कहा कुछ तो बड़ा चक्कर है जो मेरे को रोका जा रहा है, क्योंकि जब ना कुछ इविल स्पिरिट आपकी होती है ना, या फिर अतृप्त जिसे कहते जाते आत्मा होती है। हाँ, तो वो ना इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देती है कि वो चाहती नहीं है कि उनके बारे में किसी को पता चले, और वो अपना बदला लेती रहे। मैंने ये भी सुना है कि अगर एंटिटी का नाम पता लग जाए या उसके बारे में पता लग जाए तो उसकी एनर्जी वीक हो जाती है। एनर्जी वीक हो जाती है, तो इसीलिए वो अपने आप को जल्दी से दिखाना नहीं चाहती। अब उसका वार मेरे ऊपर बहुत तगड़ा उसने करने की कोशिश की थी, शायद मैं नींद में ही चल बसती, अच्छा। इतनी पावरफुल थी, क्योंकि कर्ज बहुत पीछे से चलता आ रहा है, पता नहीं कितनी जनरेशन से था, 4 जनरेशन का था। 4 जनरेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें थोड़ा ये भी है ना, जैसे कि उसके साथ गलत हुआ तो नॉर्मली आप ये भी नहीं कर सकते ना कि जैसे कि वो गलत कर रही है, लाइक उसके साथ जो चीज़ गलत हुई है वो उस चीज़ का बदला ही ले रही है, तो अपनी जगह वो भी ठीक ही है। अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उससे बदला लो ना जिसने आपको चलाया है। जो बाकी जो बहुएं घर में आई हैं उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं है, आप बेकसूरों को मार रहे हो। तो आप फिर वो बदले में इतनी पागल हो जाते हैं कि वो गुस्से में सोचते नहीं है, सही गलत भूल जाती हैं, और मरने के बाद तो कोई अपना रहता ही नहीं है। वो कोई इंसान थोड़ी ना है जो अब अपना रहेगा, वो स्पिरिट बन चुकी है, स्पिरिट बनने के बाद कुछ भी करे। तो फिर उसका बताया मैंने कि ऐसे ऐसे करके आपका कर्ज चल रहा है और बहुत पावरफुल एंटिटी है। तो मैंने फिर अपने गुरुजी का नंबर उनको दिया था, वो वहाँ गए, हम लोगों ने मिलके उनकी हीलिंग की थी। अच्छा। और मैंने अपने तरीके से की थी, जैसे मेरा वे है, और उनका जो है वो उन्होंने वैसे की। अब वो भी ठीक है,
मतलब काफ़ी आप ना ऐसी एंटिटी से ना मतलब माफ़ी मांग के कर सकते हो काम, दया भाव से कि भाई हम पे दया रखो, इन बच्चों को क्या कसूर है, आप ऑलरेडी बहुत लोगों को कर चुके हो और इनको मत परेशान करो, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। वो इतनी आसानी से मानती नहीं है वो इतनी बात से, नहीं मैं तो मारूंगी, मेरे साथ इतना गलत हुआ, कह रहे हम मानते हैं आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप अपनी और सदगति क्यों खराब कर रहे हो? मतलब आपको कितने साल हो गए जो आप यहीं पे भटक रहे हो? जिसने आपको मारा था जला के वो तो पक्का मर चुका है, कह रहा उसको भी मैंने मारा था। तो कह रही कि फिर आपका तो पता पूरा हो गया, तो अब आप इतने गुस्से में क्यों मतलब अग्रेसिव होकर और लोगों को मार रहे हो? बच्चा समझ के इनको माफ कर दो, ये भी तो आपके पोता पोती हैं, आप ही के पोता पोती हैं। अगर आप ही इनके साथ ऐसे करोगे तो फिर कैसे? आपको तो पितर के रूप में इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो फिर वो कहती है ठीक है मुझे एक स्थान दे दो। और उस लेडी को सजने संवरने का बहुत शौक था, मीठा खाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने एक स्थान दे दिया और बोला कि उसने बोला कि मेरे को श्रृंगार का सामान दो, साड़ी दो और मुझे एक सोने की चीज़ दो, कोई भी अंगूठी या जो आप उनका हो वो दो, और मुझे खाने के लिए बहुत सारी जलेबी दो। अच्छा। तो ये सब चीज़ उनको मिली, उनका स्थान बनवाया। तो वो बोलते ठीक है मैं आज से अपने बच्चों की रक्षा करूंगी। तो अब वो उनको पितरक के रूप में हमने उनको कर दिया है, तो अब उनके घर की वो प्रोटेक्शन करती वो पितरानी बन गई है उनके घर। है। हाँ, अब वो उनकी प्रोटेक्शन करती है। तो जैसे आप आकाशिक रीडिंग करते हो तो इसका मतलब ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है? कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि किसी एंटिटी के थ्रू आप ये करते हो या किसी देवी देवता की हेल्प के थ्रू करते हो या एक टेक्निक है? ये एक टेक्निक है, टेक्निक है, आपकी साधना है, आपको मंत्र जप करने पड़ते हैं, तभी तो आप किसी की पास्ट लाइफ में जा पाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिव नहीं हो, आप साधना नहीं करते हो, आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे किसी की एंटर कर पाओगे? तो इसके जो मंत्र होते हैं वो अलग होते हैं? हाँ वो गुरु के द्वारा ही मिलते हैं? हाँ। मतलब आकाशिक रीडिंग के जो मंत्र है वो गुरु के द्वारा आपको मिले गए? और कितना टाइम लगता है इस चीज़ को करने में? डिपेंड्स ऑन यू, फिर आप भी कितने सक्षम हो। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो आप तो एक दिन में भी खोल लोगे। आपको कितना टाइम लगता है मुझे लगा था 2 महीने। प्रॉपर सीखने में? अपनी सबसे पहले तो मैं अपने रिकॉर्ड्स खोलूंगी ना, तो मुझे मेरे रिकॉर्ड्स खोलने में 2 महीने लगते। अच्छा। और जिससे आपके पास कोई आता है तो उसकी रीडिंग करने में आपको कितना टाइम लगता है? देखो जब स्टार्टिंग करते हैं ना तब तो हम थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि हमें खुद को साधना करनी होती है, तब हम बता पाते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो इस फील्ड में और आपको नॉलेज होती जाती है, तो आप विद इन 2-3 मिनट्स में आप बता देते हो कि क्या प्रॉब्लम है। तब आपको उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप वैसे ही बता देते हैं। आपको दिन दिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में हम लेते हैं कुछ दिन ताकि हम भी अच्छे से जान पाएँ जब हम सीख रहे होते हैं, लेकिन जब आपको सब आ जाता है, आप देख सकते हो, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तब आप आराम से एकदम से बता सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा केस आपके पास है जिसमें आपको भी थोड़ा डर लगा हो? हाँ, एक रेगिस्तान है, ठीक है, वो बड़ा फेमस है। उस जगह का जो जगह है उसको ना मौत का कुआं कहते हैं। अच्छा। उस रेगिस्तान, वहाँ जो भी गया है ना वो कभी वापस नहीं आया। वैसे तो वहाँ के आसपास के गाँवों को पता है कि यहाँ पे नहीं जाना है, ये यहाँ पे जो भी गया है वो वापस नहीं आया, तो इसलिए उसका नाम मौत का कुआं रख दिया है। मैं प्रॉपर रेगिस्तान है? हाँ, रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान में तो कितनी मिट्टी होती है, सब कुछ होता है, तो वो वैसे ही कितना बड़ा अपने आप में कितना बड़ा कुआं है कोई नहीं जान सकता, वो मिट्टी कितनी ज्यादा है वहां पे कोई नहीं जान सकता। तो अब एक ही जैसे कि कहते हैं कि डेजर्ट की सफारी है, ऊँट ऊँट चलते हैं ना वहाँ पे, तो रेगिस्तान में वो अपने किसी काम से जा रहा था, एक आदमी था, उसका नाम रमेश था। रमेश क्या करता है, वो सामान ढोने का काम करता है। अब गांव में बाजार बहुत दूर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी एक बंदे के थ्रू वो सामान मंगा लेते हैं और कुछ पैसे उसको दे देते हैं। तो वो सामान जैसे एक होता है ना दुकान, एक छोटी दुकान होती है किसी कॉलोनी में, और वो बाजार से सामान लाता है और फिर उस दुकान पे लाके
आसपास के लोगों को बेचता है, जैसे किराने की शॉप होती है। तो वैसा ही उसका भी कुछ था, वो बाजार से सामान लाना ले जाना उसका काम था। वो अपने ऊँट से ज़्यादा था, ऊँट से आता था। अब एक दिन क्या हुआ कि ना बहुत तेज आंधी आई। अब वैसे तो ना इनको जगह पता होती है कि हमें कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है। उस दिन ना बवंडर टाइप कुछ आया था, मिट्टी का, वो रास्ता भटक गया। अच्छा। अब जब आपको पता है, जैसे आपको पता ही होगा कि जब रेगिस्तान में जैसे एक तूफान आता है, मिट्टी का बवंडर उठता है, तो अच्छे अच्छे लोग लापता हो जाते हैं। मिट्टी में कहाँ चले जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उनका ना ऊँट थोड़ा सा मतलब अलग गलत डायरेक्शन में चला गया। अच्छा। हाँ, तो वो ना एक जगह पे पहुंचता है। अब वहां ना उसका ऊँट रुक जाता है। अब वो वहां से आगे ना बढ़े, ऊँट वापस आने को। अब वो समझ गया, क्योंकि जानवरों की जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब वो समझ गया कि भाई मेरे ऊँट के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है या कुछ तो है, वो इसीलिए आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो रिस्क ना लेते हुए वापस अपने घर पे आ जाता है। ठीक है, अब वहां पे ना एक कंपनी आने वाली थी। ठीक है, उनको पता चलता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे मिनरल्स हैं जो धरती में छुपे हुए हैं, और वो मिनरल्स इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और वो किसी इंसान को मिल जाए ना तो बंदा माला माल हो जाए। तो वो एक कंपनी होती है, उसको एक ठेका दिया होता है किसी एक एक आ, आदमी ने कि भाई तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ खुदाई करनी है, और ऐसे ऐसे करके तुम्हें सामान मिलेगा, खनिज पदार्थ मिलेंगे तुम्हें, वो ढूंढना। अब वो ना देखते हैं, वो बेचते हैं अपनी गाड़ी। ठीक है, वहाँ कई सारे लोग जाते हैं उस गाड़ी में। लेकिन ना वो गाड़ी ना मतलब जैसे ही वहाँ पहुँचती है ना उस बाउंड्री के आसपास, तो गाड़ी ना अपने आप धंसती चली जाती है नीचे। अच्छा। अपने आप रेगिस्तान में? 4x4 की गाड़ी चलती है रेगिस्तान में, अपने आप धंसती चली गई। उसका उस गाड़ी में 4 लोग थे। अच्छा। उन लोगों का कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, वो गाड़ी भी नहीं मिली उन्हें। अच्छा। तो बात वहां तक पहुंचती है कि भाई 4 लोग हमारे गए थे गाड़ी में, जीप थी उनके पास, अब वो नहीं दिख रहे कहीं भी। तो उनके पास वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है उनकी जो टीम होती है, सैटेलाइट से वो पिक्चर्स निकालते हैं। और अब रेगिस्तान में तो आपको कहीं वो मिलेगा नहीं कैमरा कि आप देख सको, सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं होता, तो उन्होंने सैटेलाइट से पिक्चर निकाली। अब वो देखते हैं कि वो गाड़ी वहाँ थी, तो वहाँ पहुंची है वो, लेकिन वहाँ से गायब हो। अच्छा। वो पता नहीं चल रहा उसका वो कहाँ। तो वो रिवाइंड करते हैं, कुछ बैग जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, सबको पता था ये चीज़, ये जगह खतरनाक है। तो वो देखते हैं कि एक दिन रमेश अपने ऊँट के साथ वहाँ पहुँचा है। तो वो रमेश थोड़ा सा आगे पहुँच चुका है। तो वो रमेश को ढूंढते हैं कि भाई शायद रमेश हमारी हेल्प कर सके कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, या फिर हमें वो रास्ता दिखा सके। अब वो रमेश के घर पूछते पाछते पहुँचते हैं। अब रमेश उस दिन अपने घर पे था, खाना वाना बना रहा था, अकेला रहता था, माँ बाप कहीं और रहते थे, शादी उसकी हो नहीं रखी थी। तो वैसे ही अपना ना सामान इधर से उधर ढो के वो अपना गुजारा करता था। रात हो चुकी थी, तो कंपनी के लोग आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके हमने देखा है कि आप वहाँ उस जगह तक पहुँचे हो, आप हमारी मदद कर दो और हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत पैसा देंगे। अब रमेश को लालच आ जाता है कि भाई मैं तो इतना गरीब हूँ, ढंग से गुजारा भी नहीं कर पाता, मेरे माँ बाप को भी पैसे देने होते हैं, वो बूढ़े हैं बेचारे। तो वो लालच में आ जाता है, कह रहे मुझे क्या करना है, मुझे तो बस इनको रास्ता दिखाना है। तो वो मान जाता है, उसके पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, इतना बड़ा अमाउंट वो दे रहे थे, उनके पास उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो हाँ करते। अब वो क्या करता है कि लेके पहुंचता है। अब वो ये कहता है कि मेरे घोड़े को जैसे इंडिकेशन मिलेंगे ना कि यहाँ से कुछ नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा। तो उसको तो इस बात का घोड़ा कह रही हूँ, सॉरी, ऊँट। हाँ। ऊँट को हाँ वहां तक पहुंचेगा, वो पहले ही पीछे हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो वो निश्चिंत था। लेकिन उस दिन ऊँट रुका ही नहीं, अच्छा। वो बढ़ता गया, जीप उसकी उनके पीछे पीछे थी। तो क्या हुआ कि ऊँट ना थोड़ा सा साइड हो गया, और जीप एकदम से फिर से वैसी धसने लग गई। अच्छा। हाँ, मतलब ऊँट बच गया लेकिन जीप धंसने लग गई। ऊँट थोड़ा सा साइड हो गया, और जैसे कि ये एक ऐसा करके एक वो है आपका कुआं टाइप है, जैसे यहाँ पे ऊँट और पीछे गाड़ी थी, तो गाड़ी ऐसे चलती आ रही, ऊँट एकदम से साइड हो गया, उसने टर्न ले लिया और वो सीधा गाड़ी नीचे, उसका नहीं पता चला वो कहाँ गई, उस रेत में वो कहाँ चली गई।
तब से उस कुएं को मौत का कुआं कहते हैं हाँ कि ये मौत का कुआं है। एक्चुअली में वहाँ एक एनर्जी प्रोटेक्ट करती है उस जगह डेजर्ट को, को। हाँ, कि यहाँ से जो भी कीमती सामान है वो कोई ले जा ना सके, और जैसे कि इस जमीन पे कोई इसको खराब ना कर सके। अब देखते नहीं हो आपके पहाड़ काट काट के रोड बना रहे हैं, कितनी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है पर्यावरण के नाम पे। तो जो ये आपका रेगिस्तान है ये भी बहुत अच्छी मतलब जो वैसे लोग हैं उनके लिए तो उनकी धरोहर है ना भाई, इनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, टूरिस्ट आते हैं और ऊँट से इनका आना जाना हो जाता है। तो अगर इसको बर्बाद कर देंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे? ठीक है, तो और इसके अंदर इतना मतलब खजाना छुपा हुआ है, तो वो चीज़ इसकी प्रोटेक्शन करती है। अच्छा। तो ये मान्यता है कि वहाँ कोई जाता है ना बुरे मन से तो वो कभी वापस नहीं आता। अच्छा। हाँ, अब जैसे रमेश का मन थोड़ा साफ था और उसका ऊँट भी बड़ा समझदार था, तो वो उसको मान ले गया तो था वो वहाँ पे, लेकिन ऊँट की समझदारी की वजह से, उसकी इंट्यूशन पावर की वजह से वो बच गया। तो वहाँ पर एंटिटी कौन सी है ये नहीं पता लगा? ये नहीं पता, ये अभी तक रहस्य है अच्छा। और ना ही कोई जानना चाहता है, क्योंकि जहाँ उनके धरोहर की रक्षा हो रही है हाँ। तो उसको तो वो देवता के रूप में ही पूछते हैं कि हमारे देवता बचा रहे हैं। ठीक है, जो कोई बुरी इंटेंशन से वहां जाता है, चाहे वो कोई गांव वाला हो, जैसे सबको पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पत्थर हैं, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो कि बहुत अमीर कर सकते हैं एक बंदे को। ठीक है, तो सब कोशिश करते ही हैं जो वैसे वाले माइंड के होते हैं, जिनकी थिंकिंग वैसे होती है, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आ पाते। मतलब वहाँ पे इंटेंशन मैटर करते, किस इंटेंशन से आप जा रहे हो। तो वो मतलब इस तरीके से अपनी उसकी रक्षा करते हैं। तो ये केस है, वो जो कंपनी के जो सेकंड लोग गए थे ना, सेकंड जत्थे में जो लोग गए थे और रमेश के ऊँट के साथ, तो उनमें से एक के बच्चे ने ये बताया, अच्छा। उसके उनके लड़के ने मेरे से वो करी थी कि मुझे मेरे फादर से एक बार बात करा दे। तो मैंने कहा फादर से तो मैं बात नहीं करा सकती आपकी। तो कह रहे मुझे जानना है कि उसमें ऐसा क्या है कि उनके कंपनी के 8 लोग एक्सपायर हो गए। तो गांव वाले कुछ बता के राजी नहीं थे। गांव वाले अगर सारे राज बता देते इनको तो फिर वो उतनी फिर पावरफुल रहती नहीं चीज़। फिर ये लोग क्या करते, फिर कोई और तरीका ढूंढते। जब इंसान को एक तरीके से नहीं मिलता तो वो दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता है। तो वो ना गांव वाले भी चाहते हैं कि थोड़ा सा डर ना बना रहे टूरिस्ट लोगों में, जो ये बाहर की कंपनीज आना चाहती हैं, यहाँ पे बसना चाहती है, उनके उनके मन में थोड़ा सा डर रहे, ताकि हमारे पर्यावरण को खराब ना कर सकें। तो उन्होंने आए मेरे पास, तो वो उनके फादर रिसेंटली मतलब फादर डाई जब उसके फादर मरे थे तो उसके चाचा चाची ने उसको पाला था। ठीक है, उसकी मदर भी उस सदमे में कुछ साल बाद एक्सपायर हो गई थी। तो अब वो बच्चा जो है वो 20-21 साल का है। तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने बात करी उससे, तो फिर मैंने बताया कि जहाँ पे आपके फादर गए थे ना, वो एक बहुत प्रोटेक्शन, उसकी बहुत तगड़ी चीज़ एक प्रोटेक्शन कर रही है। वहाँ पे जो भी गलत इंटेंशन से जाता है वो वहाँ से कभी वापस नहीं आता, वो रेगिस्तानों से निगल लेता है, उसकी मिट्टी उसे निगल लेती है। तो कहते पर मेरे पापा तो किसी कंपनी के लिए काम करते थे। तो कहते लेकिन गए तो थे ना वहाँ पे। तो फिर वो अब उसका काम, वो फैक्ट्री का काम बंद हो गया। अब उन्होंने वहाँ से वो मतलब जो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था भाई 8 लोग जा चुके हैं और दोनों बार यही है, और गांव वाले भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ खतरा है बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं खोद पाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने एट लास्ट अपना ड्रॉप किया ये वाला अपना अपना ये आइडिया, और फिर वो वापस उसके बाद से वो लोग कभी वहाँ रेगिस्तान में नहीं। तो मतलब 4 लोग गायब हो गए, तो ये न्यूज़ वगैरह नहीं आई कि मतलब जा कहाँ रहे हैं लोग? किसी को पता, किसी ने ट्राई नहीं करा देख? इतनी पावरफुल कंपनी है, वो अपनी क्यों बदनामी कराएगी? पैसा देके सब चुप करा देते मीडिया को। तो इस बारे में मतलब अभी गुमनाम ही है, कुछ भी प्रूफ नहीं है। हाँ, और गांव वाले भी नहीं चाहते कि उनका गांव बदनाम हो। कहने को तो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहने को तो ये भी आ जाता ना कि भाई पता नहीं क्या होता है उस गांव में, कोई वहाँ जा ही नहीं पाता, जो भी जाता है वहाँ गड्ढे में गिर जाता है। अब सबको ये नहीं समझ आता ना कि भाई वहाँ वो किसी चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं,
जो कि किसी गलत हाथों में लग गया तो वो गलत फ़ायदा उठा सकता है उस चीज़। हाँ, कुछ खास ही होगा जो इतना सिक्योरिटी वहाँ पर है, अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट नवदीप जी के साथ। और मैं चाहूँगा लास्ट में नवदीप जी आप 2 लाइन में हमारे दर्शकों को बताएं कि आकाशिक रीडिंग से उन लोगों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। देखो, आकाशिक रीडिंग आपका फ्यूचर नहीं बता सकती, ठीक है। आकाशिक रीडिंग आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट बता सकती। फ्यूचर का वो सिर्फ आपको एक पाथ दिखा सकती है, आपके पास्ट और प्रेजेंट को देखकर, कि आपको ये पाथ चूज करना चाहिए, तो आप उस पाथ पे चलेंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा, ठीक है। आकाशिक रीडिंग एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें आपका सारा लेखा जोखा होता है, जो अब तक आपके जितने भी आपको बर्थ लाइफ्स मिली हैं उनमें आपने क्या क्या किया है, अच्छा बुरा, वो सब उसमें रिकॉर्ड होता है। तो उस आकाशिक रीडिंग से हम आपके बुक्स ओपन करते हैं, बताते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, फिर आपको ये एडवाइस करते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ये स्टेप आपको उठाने चाहिए, तो उस स्टेप से आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। हम ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में आप इतने अमीर हो जाओगे, आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी, नहीं, वो आपके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। तो आकाशिक रीडिंग एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, जिसका सारा लेखा जोखा ऊपर मास्टर्स के पास होता है। जब भी कोई सोल इस धरती पे आती है तो वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है ऊपर से, कि उसको इस लाइफ में ये चीज़ कर, अगर स्टिल वो चीज़ नहीं कर पाता नेक्स्ट लाइफ में भी, तो फिर इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअली आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से करता है, आपके गलत और सही डिसीजंस लेने में आपकी मदद करता है। तो इसी के थ्रू आपको पता भी चलता है कि मुझे कई बार आपके इंट्यूशन से भी पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। आपको ये तो याद नहीं रहेगा कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर आप क्या भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो इस धरती पे, लेकिन आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आपने क्या, आपको गलत लग रहा है और क्या आपको सही लग रहा है। अगर आपके फ्यूचर में हमें कोई कोड नहीं दिखता, या फिर कुछ हमें ऐसा कुछ गांठ नहीं दिखती, तो फिर हम आपके पास में जाते हैं और फिर वहाँ चीज़ चेक करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ स्टक हो, आपकी एनर्जी कहाँ स्टक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच नवदीप जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज एक नई विद्या के बारे में जानने को मिला। क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन आकाशिक रीडिंग के बारे में मुझे भी पर्सनली नहीं पता था। और मैं चाहूँगा अगर आप लोग अपनी आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप लोग नवदीप जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनका ईमेल एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका यूट्यूब चैनल लिंक और उनके इंस्टाग्राम का लिंक भी हम मेंशन कर देंगे। आप लोग वहाँ से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।